उसके अतिरिक्त और कौन कौन सी कहानी है? माधवराव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दिन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंध गई और नकली किला, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित कहानियों ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान की और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हुई। तो ये सभी कहानियां इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1909 में काशी में इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियां प्रकाशित होने लगी थी। बाद में इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राधिका रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी इंदु में सन जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और सन 1918 ईस्वी में काशी में हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त ईला चंद्र जोशी एवं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियां भी छपने लगी थी। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां भी सरस्वती में इस काल तक छपने लगी। तो कुछ कहानियों में भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाया थी और ये कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार, नीति उपदेश से भी जुड़ा हुआ है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इस काल की सर्वश्रेष्ठ कहानी जो उसने कहा था कहानी, और उसके कहानीकार जो है गुलेरी जी ने, इन्होंने 3 ही कहानियां लिखी थी। 3 ही कहानियां लिखी जो उसने कहा था इनकी प्रमुख थी, और बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। तो उसने कहा था का प्रकाशन जो 1915 ईस्वी में हुआ, 1915 ईस्वी में प्रकाशित यह कहानी सरस्वती में जब छपती है तो कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टि से ये अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। कहानी का मूल विषय जो है आदर्श प्रेम, त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। तो दृष्टि से ये सशक्त महत्वपूर्ण कहानी मानी गई। इस दृष्टि से तो हिंदी कथा यात्रा का जो ये फर्स्ट स्टेज था, प्रथम चरण की कहानी जो अभी बाल्यावस्था में ही है, प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप नहीं उभर पाया था, किंतु अपवाद रूप में गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है। तो इस विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे इसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। तो प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी अगर हम चर्चा करते हैं तो प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। पहले वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। तो उर्दू में लिखा हुआ इनका पहला उनका कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्वातंत्र्य भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस कहानी संकलन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। कालांतर में वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और उनका ये नाम जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गया। इनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई और अंतिम कफन 1936 ईस्वी में। अतः इस काल को प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो प्रेमचंद की कहानियों में विषय विविधता तो दिखाई पड़ता है और किसी अन्य कथाकार के जीवन के इतने व्यापक फलक को अपनी कहानियों में नहीं समेटा जितना प्रेमचंद ने। उनकी कहानियां अपने परिवेश से, अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई है। उनकी अधिकांश कहानियों का विषय ग्रामीण जीवन से लिया गया है, किंतु कई कहानियां कस्बे की जिंदगी या स्कूल कॉलेज से भी जुड़ी हुई है। उनकी कहानियों के पात्र हर वर्ग, धर्म, जाति के हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई किसान है तो कोई विद्यार्थी है। तो अपनी कहानियों में उन्होंने विविध समस्याओं को भी उठाया है। जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या, सूदखोरों के शोषण से पीसते ग्रामीणों की समस्या, छुआछूत की समस्या,
रूढ़ी एवं अंधविश्वास, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं आदि। तो प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में आदर्श का कूट दिया गया है। पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दारोगा, ये कहानियों का मूल उद्देश्य क्या है? सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। जबकि परवर्ती कहानी जैसे पूस की रात, कफन, यहां तक आते आते उनका दृष्टिकोण परिवर्तन हो गया। अब जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे। स्पष्ट है कि इनकी पहले वाली कहानियां आदर्शवादी है और बाद में लिखी गई कहानियां यथार्थवादी कहानियां हैं। तो प्रेमचंद का कथा शिल्प भी उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर रहा है। प्रारंभिक कहानियों में तीव्रतात्मकता अधिक थी तथा चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर व्यक्ति के आचरण का वर्णन अधिक किया गया है। तो सन 1930 से लेकर 1936 तक जो प्रेमचंद की कहानी, ये उत्कर्ष काल था कहानी का। और इस काल की कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं जीवन की यथार्थ का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां जैसे मैंने बताया, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, सवा से गेहूं, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, लॉटरी, पूस की रात, ये लिए जा सकते हैं। तो प्रेमचंद के समकालीन कथाकार और कौन कौन थे कहानीकार? विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, राधा कृष्ण दास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र अज्ञे, इलाचंद जोशी, यशपाल आदि उल्लेखनीय है। तो कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन सन 1912 में ही प्रकाशित हो चुकी थी। फिर भी उनकी कहानी कला में निखार बाद में ही आया। उन्होंने लगभग 200 कहानियां लिखी थी, जो गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल आदि कहानी संग्रह में जो है संकलित है। तो उनकी कहानियों का विषय प्रायः सामाजिक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह एवं अंधविश्वास आदि से जुड़ा हुआ है। सुदर्शन ने अपनी कहानियों का विषय क्या माना? जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया। इनके कहानी संग्रह के नाम जो है सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पुष्पलता, सुप्रभात, तीर्थ यात्रा। और इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं हार की जीत, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी आदि। तो प्रेमचंद युग के एक ऐसे कथाकार जो है जयशंकर प्रसाद भी हैं, जिनकी 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी, जिसमें 69 कहानियां इस संकलन में कुल मिलाकर हुई है संकलित। इनकी कहानियों में अनुभूति की तीव्रता और काव्यात्मकता, प्रेम चित्रण, प्रकृति निरूपण एवं कल्पना की प्रचुरता विद्यमान है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने ऐतिहासिक विषय पर मार्मिक कहानियां लिखी। उपेंद्र नाथ अश्क ने मध्यम वर्गीय जीवन से अपनी कहानियों का विषय चुना। समाज की कुरीतियां, आंदोलन एवं कुंठा को भी इनकी कहानियों में अभिव्यक्ति मिली। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिनमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। और इन कहानियों में विषय की विविधता है। अछूत समस्या, विधवा विवाह, वेश्या समस्या जैसी अनेक समस्याओं को इन कहानियों में उठाया गया है। तो प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में पांडे बेचन शर्मा उग्र एक उल्लेखनीय कथाकार भी हैं। इनकी कहानी संकलन जैसे चिंगारियां, बलात्कार, इंद्रधनुष, चॉकलेट, दोजक की आग, जिसमें सामाजिक नग्न को पेश किया गया है। राधिका रमन प्रसाद सिंह की भी जो है कई कहानियां इस काल में प्रसिद्ध हो चुकी है, जैसे कानों में कंगना, दरिद्र नारायण और पैसे की गुंगनी। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनका संकलन गांधी टोपी नामक संग्रह में किया गया है। तो जब हम देखते हैं प्रेमचंद युगीन कहानी का की जो है विशेषता अगर देखते हैं, तो प्रेमचंद युग में कहानी ने अपने स्वरूप को संवारने एवं निखारने का काम किया और उसके विषय वैविध्य में शिल्प सजगता का विकास हुआ। अगर इस काल की कहानियों को अगर हम वर्गीकरण करें तो 3 भाग में विभक्त हो सकती है। प्रथम वर्ग में अंतर्मुखी परंपरा के कहानीकार, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं जयशंकर प्रसाद। द्वितीय वर्ग जो है प्रेमचंद का, और तृतीय वर्ग जो है मध्यवर्ती परंपरा की कहानी, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं सुदर्शन। तो इस काल की कहानियां अगर संक्षेप में कहें तो लोक मंगल एवं लोक रंजन की प्रवृत्ति विद्यमान
अब प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी कैसी थी? 1936 से 1950 तक का जो समय था हिंदी कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है। तो प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही है, अतः उसने जीवन जगत के विविध पक्षों और अपनी परिधि से समेटने का प्रयास किया है। इस काल में एक ओर तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियां लिखी, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषण परक कहानीकारों ने ऐसे विषयों पर कहानियां लिखी जिनमें व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोलकर देखा गया। प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख जो है यशपाल थे, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर कहानियां लिखी। इनकी प्रमुख कहानियां वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, चक्कर क्लब आदि है। मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों में अज्ञेय, लीलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र का नाम उल्लेखनीय है। जैनेन्द्र की कहानी में जो है व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों में प्रमुखता से हुआ है। इनकी प्रसिद्ध कहानियां जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पानवाला आदि। तो मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वाले एक अन्य कहानीकार भी लीलाचंद्र जोशी हैं। तो प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्होंने यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है, और इन कथाकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन किया है। और कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में काम वासना, सौंदर्य लिप्सा और यौन समस्याओं का चित्रण स्वच्छंद रूप से किया है। तो इस विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंदोत्तर कथाकार जो है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की प्रधानता थी, वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी था कुछ कहानीकारों का रहा है। तो कहानी के शिल्प में भी इस काल में जो है बहुत प्रगति हुई है, उत्तरोत्तर विकास हुआ है। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा। अब नई कहानी देखते हैं। सन 1950 के बाद की कहानी विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टि से पूर्ववर्ती कहानियों से भिन्न है। पुरानी कहानी में जहां जो है पूर्वाग्रह है, वही नई कहानी पूर्वाग्रह से मुक्त है। नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक से प्रारंभ होती है। 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें लगभग प्रकाशित होने वाली कहानियां जो है परंपरागत कहानियों से थोड़ी अलग दिखाई पड़ती, कथ्य और टेक्निक दोनों ही दृष्टि से। 1955-56 के आसपास जब नई कविता के वजन पर नई कहानी आने लगी, कहा जाने लगा, तो नई कहानी में जीवन की यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है। यदि हम देखें विषय की विविधता की दृष्टि से विभक्त करना चाहे तो इस कहानियों को हम इस प्रकार बांट सकते हैं: ग्रामीण अंचल की कहानियां, नगर बोध की कहानियां, यथार्थ बोध की कहानियां, यौन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानियां, व्यंग्य प्रधान कहानियां, इस तरह से। तो नई कहानी के विषय क्षेत्र सीमित है, ऐसा आरोप लगाया गया है कि प्रयोग धर्मिकता ने भी इसके स्वरूप को विकृत किया है, और इस धारणा को भी नई कहानी में जो है हम जोड़ा गया है। देखते हैं कहानी आंदोलन फिर इस तरह से कई चल पड़ते हैं, जैसे नई कहानी, सचेतन कहानी, समकालीन कहानी, अकहानी, समानांतर कहानी। तो नई कहानी की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, जिसमें मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अमरकांत, मार्कंडेय, मन्नू भंडारी, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा आदि। और सचेतन कहानी जो है 1964 के आसपास जो है महीप सिंह द्वारा प्रवर्तन किया गया। इस सचेतन कहानी के वर्ग में आते हैं राम कुमार परमार, बलराज पंडित, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा, देवेंद्र सत्यार्थी। सक्रिय कहानी राकेश वत्स ने अपनी पत्रिका मंच के माध्यम से सक्रिय कहानी का आंदोलन खड़ा किया। जनवादी कहानी, लेखक संघ की स्थापना हुई, जनवादी कहानी लिखा गया। कहानी 1960 के आसपास जो है कुछ ऐसे कहानीकार सामने आए जिन्होंने जो है
निर्मल वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की इस कहानी को जो है आंदोलन का प्रवर्तक, उनकी कहानी की जो है एक और शुरुआत के आधार पर बताया। समानांतर कहानी और इस कहानी के आंदोलन सूत्रधार हैं कमलेश्वर। तो हिंदी कहानी लोकप्रियता के चरम शिखर पर है और आशा की जा सकती है कि हिंदी कहानी का जो है विकास उत्तर उत्तर जो है इसका भविष्य भी उज्जवल है। और हिंदी कहानी का शिल्प और जो है इसकी कथा साहित्य में अगर देखा जाए तो यह बहुत ही सुदृढ़ है। तो हिंदी उपन्यास को अब हम देखते हैं कथा साहित्य की और एक जो है विधा है हिंदी उपन्यास। क्योंकि समय कम है, पाठ्यक्रम ज्यादा है, इस सीमित समय में सबको समेटना जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं, फिर भी जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आधुनिक काल में उपन्यास को अगर हम देखें तो उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है, विकसित गद्य विधा है ये। और हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बंगला के उपन्यास को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों की लोकप्रियता से हुआ है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इस संबंध में जिन दो उपन्यास का नाम लिया जाता है, श्रद्धा राम फुलोरी और भाग्यवती। श्रद्धा राम फुलोरी के द्वारा लिखा गया भाग्यवती और लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा। तो भाग्यवती में तो सुधारवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, वहीं परीक्षा गुरु में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश वृत्ति का आधार ग्रहण किया गया है। तो परीक्षा गुरु को ही अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो हिंदी उपन्यास के हम अगर विकास यात्रा का अध्ययन करें तो प्रेमचंद को जो है ध्यान में रखकर अगर हम करें तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास या आरंभिक उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास और समकालीन हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के अंतर्गत ही हम जो है अब तक के उपन्यास को भी जो है हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में जो अभी हमने दिखाया बताया कि इस काल में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से प्रचलित थे और इनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही माना जा सकता था। तो इस काल के प्रमुख उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना जा सकता है। इनके द्वारा लिखा गया 3 उपन्यास रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी तथा एक अजान सो सुजान उल्लेखनीय है। और इनके उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी एवं उपदेश मूलक है। तो भारतेंदु जी के मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा सपने नामक एक बृहद उपन्यास की रचना की 1988 में की। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण एवं रीतिकालीन पद्धति पर करना था। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में जिस उपन्यासकार का नाम जो है सर्वाधिक जो है आदर से लिया जाता है वह है बाबू देवकी नंदन खत्री। इन्होंने तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया। ऐसा कहा जाता है कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही बहुत से हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। तो इनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि। तो जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय हिंदी में गोपाल राम गहमरी को दिया जा सकता है। वे अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास लेखक आर्थर कानन डायल से बेहद प्रभावित थे। गहमरी जी के उपन्यासों में प्रमुख है सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी आदि। द्विवेदी युगीन उपन्यासकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम भी आदर से लिया जाता है। इनके लिखे 2 उपन्यास हैं ठेठ हिंदी के ठाठ और अधखिला फूल। कुछ अन्य उपन्यासकार हैं लज्जाराम शर्मा, मन्नन द्विवेदी, राधिका रमन प्रसाद सिंह आदि। तो हिंदी उपन्यास का प्रथम चरण में लिखे गए उपन्यास का उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा है, परंतु उपन्यास कला की दृष्टि से ये इतना उल्लेखनीय नहीं था। फिर भी जो है आरंभ हुई इस विधा का और इससे ही जो है आगे बढ़ती है हमारी उपन्यास विधा। प्रेमचंद युग में हम देखते हैं किस तरह से पल्लवित विकसित होती है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं।
तो प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह आदि विषयों से संबंधित। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास जो है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो एक अधूरा रह गया। तो प्रेमचंद ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। और प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे वेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव आदि प्रमुख है। जैसे जयशंकर प्रसाद नाटक में सफलता पाने के साथ साथ उपन्यास के क्षेत्र में भी जो है ख्याति अर्जित करते हैं। कंकाल, तितली, इरावती, इन्होंने जो लिखा ये उपन्यास जो है पूरी तरह से ऐतिहासिक, चाहे नाटक की अधिक रूप देखने को मिलता हो इनमें, पर चरित्रांकन उतना सूक्ष्म नहीं है जितना प्रेमचंद के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। विश्वम्बर नाथ शर्मा के भी दो प्रसिद्ध उपन्यास भिखारी नुरमा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने भी उपन्यास लिखे सामाजिक समस्याओं पर। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने आदर्शवादी परंपरा के उपन्यास लिखे। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। सूर्यकांत त्रिपाठी ने भी कुछ उपन्यास लिखे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस काल में उपन्यास का जो है विषय वस्तु जो है बहुत अत्यधिक विस्तृत हो गया। विषय व्यापकता के अतिरिक्त अब चरित्र चित्रण में भी उपन्यासकार अधिक कुशल हो गए थे। प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास हम देखते हैं कि प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा में अग्रसर नहीं हुआ, बल्कि विविध धाराएं अनेक दिशाओं की ओर प्रभावित हुआ। विषय की दृष्टि से यदि हम प्रेमचंद उत्तर उपन्यास का वर्गीकरण करें तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास और काल क्रम की दृष्टि से अगर रखें तो प्रेमचंद उत्तर उपन्यास का वर्गीकरण 1936 से 1950 के उपन्यास, 1950 से 1960 के उपन्यास, 1960 के उपरांत के उपन्यास, इस तरह से भी आप विभाजन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे ये उल्लेखनीय है। और हिंदी के साम्यवादी उपन्यास में वे हैं जिनके मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना बाना बुना गया। यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, इस तरह से। तो इस युग के जो है दो महत्वपूर्ण उपन्यास लेखक है भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर। वर्मा जी के कई उपन्यास प्रसिद्ध हुए हैं यथा चित्रलेखा, भूले बसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत राम गोसाई। तो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा का तो उल्लेख हम कर चुके हैं। इसके अलावा चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास में आंचलिक उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिनमें फणीश्वर नाथ रेणु। ग्रामीण उपन्यासों का आधार बनाकर कुछ उपन्यास लिखे गए जिसमें आधा गांव राही मासूम राजा का, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी। तो इस संदर्भ में भी उपन्यासों को लिया जा सकता है जिसमें व्यंग्यात्मक लहजे से भी भारतीय समाज के समग्र रूप को चित्रित करने का प्रयास किया गया। इस दृष्टि से श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी उल्लेखनीय है। तो आधुनिक हिंदी उपन्यासों में नवीनतम धारा का प्रयोगवादी उपन्यास और आधुनिकता बोध के उपन्यास कहा जा सकता है। उषा प्रेमबदा के रुकोगी नहीं राधिका एवं 55 खंबे लाल दीवारें में भी आधुनिकता बोध का गहरा रूप उभरा है। तो आधुनिक उपन्यासों में विषय वैविध्य के साथ साथ शैलियों के विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। आत्मकथात्मक शैली, डायरी शैली, पत्र शैली, वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली आदि विविध शैलियों में उपन्यास लिखे जा रहे हैं। और आज नए मूल्यों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है और नैतिकता के प्राचीन मानदंडों की अवहेलना हो रही है। तो आवश्यकता इस बात की उपन्यासों में मानव को उसके संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाए और उसे जीवन के यथार्थ के साथ जोड़ा जाए। इसके अभाव में वह जीवंत दस्तावेज न बनकर गल्प मात्र न रह जाए। नहीं तो अस्तु हिंदी उपन्यास में बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। नए नए उपन्यासकार नए नए विषयों को लेकर उपन्यास लिख रहे हैं और आशा की जा सकती है कि हिंदी उपन्यास का भविष्य मंगलमय है।
तो अनेक दोषों के होते हुए भी उपन्यास की विकास यात्रा पर हम संतोष कर सकते हैं। तो इस तरह से हिंदी उपन्यास और कहानी एक महत्वपूर्ण जो है ये यूनिट है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा दिया गया है, फिर भी आपको मूल रूप से जो था मैंने बता दिया है। तो अब हिंदी नाट्य साहित्य की ओर हम जाते हैं, हिंदी नाटक की ओर हम विचार करते हैं कि नाटक कैसा था? क्योंकि गद्य साहित्य की एक विधा नाटक है और नाटक जो है पूर्व रूप से अगर देखें तो भारतेंदु युग से ही जो नाटकों की शुरुआत हो गई थी, उसको किस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया, उस इस पर ध्यान देना हमें ज़रूरी है। और आज जो हिंदी नाटक लिखे जा रहे हैं, वो किस तरह के नाटक हैं, तो हिंदी नाटक की विकास यात्रा की ओर हम ध्यान देते हैं। तो हिंदी नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व नाटक नाम की जो रचना है हिंदी में उपलब्ध होती ही नहीं है। उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। प्राणचंद चौहान के द्वारा लिखा गया रामायण महानाटक जो 1610 ईस्वी में तथा कवि उदयकृत हनुमान नाटक 1840 ईस्वी में, इनमें पद्यात्मकता है तथा ये नाट्य रचनाएं नहीं है। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने नुहुस जो 1857 ईस्वी में, और गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय 1863 ईस्वी तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल 1868 ईस्वी को नाटकों की रचना की है। इनमें से जो है प्रद्युम्न विजय और जानकी मंगल में नाट्य गुणों से संपन्न थे, किंतु तब तक भारतेंदु जी का विद्या सुंदर 1868 में जो है प्रकाशित हो चुका था, संस्कृत के चोर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। तो भारतेंदु ने केवल हिंदी के मौलिक नाटकों की रचना नहीं की, बल्कि दूसरी भाषाओं की श्रेष्ठ जो है नाट्य रचनाओं के अनुवाद भी किए। और यही नहीं, उन्होंने नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालते हुए नाटक नामक आलोचनात्मक रचना में नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नए नाटकों के दिशा निर्देश दिए था, जिससे वे जन रुचि के अनुकूल नाटक रचना कर सके। तो हिंदी नाटक की विकास यात्रा पर अगर हम अध्ययन करें तो इस तरह से हमें काल विभाजन करना होगा: भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक और प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, या फिर भारतेंदु युग के नाटक, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर नाट्य साहित्य। तो भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक में जो है मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना हो रही थी। तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुदित किए गए, दूसरी ओर मौलिक नाटकों की रचना भी की गई। अनुदित नाटक मुख्यतः बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की नाट्य कृतियों पर आधारित है, और इन अनुदित नाटकों से हिंदी नाट्य साहित्य की नवीन दृष्टि प्राप्त हुई और हिंदी में नाट्य रचना का सूत्रपात हुआ। स्वयं भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना की और इसकी सूची इस प्रकार है: विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु आदि। तो इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने जिस मौलिक नाट्य कृतियों की रचना की, उनकी भी सूची इस प्रकार है: वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विसस्य विष शोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, भारत जननी आदि। तो भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई तथा युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की गई। तो भारतेंदु जी ने अपने समय में दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करने का प्रयास किया और फारसी थिएटर की जो है व्यवसायिक मनोवृत्ति से उत्पन्न हीन रुचियों, दृश्यों एवं गीतों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने संस्कृत नाट्य कला के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय करके हिंदी नाट्य काव्य को नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने का जो है प्रयास किया। भारतेंदु काल के अन्य नाटककारों में प्रमुख है लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं जीपी श्रीवास्तव। लाला श्रीनिवास दास ने जो है 4 नाटक रचना की: श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणवीर प्रेम मोहिनी और संयोगता स्वयंवर। राधा कृष्ण दास जो है एक ऐसे नाटककार हैं जिनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं: महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप। बालकृष्ण भट्ट जो है द्वारा रचित नाटकों में दमयंती स्वयंवर, बेणी संहार, शिक्षा का दान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। और राधा चरण गोस्वामी ने प्रहसनों की रचना में जो है नाम कमाया। भारतेंदु युग के नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथाओं को विषय वस्तु बनाया गया।
समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव और अतीत के गौरव को नाटकों के माध्यम से जो है दर्शकों तक संप्रेषित किया गया। इसके बाद जो है हम भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में हिंदी के नाटककार के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया और उन्हें नवीन विषयों पर नाटक लिखने की प्रेरणा भी दी। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक हम देखते हैं कि किस तरह से जयशंकर प्रसाद ने जो है उसे कालांतर में पल्लवित किया। हिंदी नाट्य क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन जो है एक युगांतर कारी घटना है। और जब हम देखते हैं युगांतर प्रस्तुत करता है तो प्रसाद जी के समय तक हिंदी रंगमंच का पूरी तरह से विकास नहीं हो सका था। तो वे ऐसे नाटकों की रचना में जो है प्रवृत्त नहीं हो सके जो पाठ्य से अधिक अभिनय कम नहीं हो सके, क्योंकि प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में था ही नहीं। तो प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया अपने नाटकों के माध्यम से। स्वयं प्रसाद जी ने अपने नाटक विशाख की भूमिका में जो है लिखा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। प्रसाद ने अपने नाटकों में विषय बौद्ध काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल से चुने हैं जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक इस तरह से विशाख, अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। तो प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार है। उन्होंने अपने परवर्ती नाटकों में विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से प्रयोग किए और अंततः ध्रुव स्वामी के रूप में एक ऐसा सशक्त नाटक लिखा जो पूरी तरह से अभिनीत किए जाने योग्य है, क्योंकि इसमें ये त्रुटियां नहीं है जो अन्य नाटकों में अभिनेता में बाधक पाई गई है। तो अगर संक्षेप में कहें तो हिंदी की ऐतिहासिक नाट्य परंपरा में प्रसाद जी श्रेष्ठतम नाटककार है। प्रसाद युग जो है, प्रसाद युग के अन्य उल्लेखनीय नाटककार है हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अस्क, वृंदावन लाल वर्मा। तो हरिकृष्ण प्रेमी मध्यकालीन इतिहास के विषय वस्तु का चयन करते हैं। और प्रसाद युग के अन्य प्रमुख नाटककार थे लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनके प्रसिद्ध नाटक सन्यासी, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर। सेठ गोविंद दास ने आदर्शवादी नाटकों की रचना की। उपेंद्र नाथ अस्क ने स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी। तो प्रसाद युगीन नाटककार में उदय शंकर भट्ट ने पर्याप्त यश अर्जित किया। उन्होंने ऐतिहासिक एवं समस्यामूलक नाटक की रचना की। तो वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार ही नहीं अपितु ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। तो प्रसाद युग में यद्यपि समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बनाकर नाटकों की रचना की गई, बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी स्वातंत्र्य, धार्मिक अंधविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का चित्रण जो है तत्कालीन नाटकों में हुआ है। किंतु इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। प्रसाद युग के कुछ अन्य नाटककारों ने समस्यामूलक नाटकों की रचना में भी विशेष ख्याति अर्जित की। इस काल में समस्याओं में यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति विकसित हुई और अनेक सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं का निरूपण नाटकों के माध्यम से हुआ। इसके बाद जब हम देखते हैं प्रसादोत्तर हिंदी नाटक का प्रारंभ हम सन 1950 के आसपास मान लेते हैं और इस काल के उपरांत रचित नाटक जो है जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए थे। इनमें रंगमंचयता और अभिनय का विशेष ध्यान दिया गया था। देश में स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ था और जनमानस में जो अपेक्षाएं की थी वो भी पूरी नहीं हो सकी। सर्वत्र स्वार्थपरता, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादी का बोलबाला रहा। तो विष्णु प्रभाकर ने अपने नाटकों में आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव एवं जीवन संघर्ष को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। इनके लिखे प्रसिद्ध नाटकों के में जो है डॉक्टर, युग युग क्रांति, टूटते परिवेश के नाम लिए जा सकते हैं। और जगदीश चंद्र माथुर ने भी हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा दी और प्रसिद्ध नाटक लिखे कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि।
मोहन राकेश जो है आधुनिक काल के सबसे सशक्त नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने केवल 3 ही नाटक लिखे। इतने कम नाटक थे फिर भी एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन जो है कालिदास के बारे में लिखा गया है, और इसी प्रकार जो आधे अधूरे मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करता है। और जो है इस तरह से मोहन राकेश नाटक का जो है शिल्प बड़ा बेजोड़ है। रंगमंच की दृष्टि से ये पूर्ण सफल नाटक है। संवाद और भाषा प्रस्तुतिकरण में भी जो है यह बहुत ही जो है अभिनीत किए ये जाने योग्य नाटक लिखे जा रहे थे। तो लक्ष्मी नारायण लाल भी एक बहुचर्चित नाटककार हैं। अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस इत्यादि। धर्मवीर भारती का अंधा युग जो है आधुनिक भावबोध को प्रस्तुत करने वाला गीति नाट्य है। तो प्रसादोत्तर काल के कुछ अन्य नाटककार भी हैं। प्रमुख नाटककारों की सूची जो है बहुत लंबी भी हो सकती है, इसीलिए जो है मुख्य मुख्य है वो बता देता हूँ। सुरेंद्र वर्मा की जो है सेतुबंध, द्रौपदी, डॉक्टर शंकर शेष का बिन बाती के दीप, फंदी, बंधन अपने अपने और अपने एक, और द्रोणाचार्य, रमेश बख्शी की देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, मणि मधुकर का रसगंधर, बुलबुल सराय, अमृत राय का शताब्दी हम लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, अब गरीबी हटाओ, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, भीष्म साहनी का कबीरा खड़ा बाजार। तो हिंदी नाटकों की ये विकास परंपरा अभी भी जारी है। इसके अलावा जनवादी नाटक, नया नाटक, नुक्कड़ नाटक की रचना जारी है। और नए नए नाटककार जो है प्रयोगधर्मी है, तथा अब नाटक मानवीय जीवन की विसंगतियों को प्रस्तुत करने वाले सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आया है। यद्यपि अन्य गद्य विधाओं की अपेक्षा हिंदी नाटक का विकास मंद गति से हुआ, क्योंकि हिंदी रंगमंच को अभी भी दर्शक का अभाव है। सिनेमा एवं टीवी ने हिंदी नाटकों की रंगमंचता को प्रभाव किया है। दर्शक अब रंगमंच पर अभिनीत किए जाने वाले नाटकों की ओर कम आकर्षित हो रहे हैं। फिर भी आज हिंदी नाटक पूरी तरह भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है और समसामयिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की एक सशक्त विधा के रूप में विकास पथ पर अग्रसर है। तो हिंदी नाट्य साहित्य का आरंभ 19वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। तो संपूर्ण हिंदी नाट्य साहित्य का अध्ययन सुविधा के लिए विविध युगों में विभाजित किया गया है, और हिंदी नाटक के मंच पर प्रसाद के आविर्भाव से एक नया अध्याय जुड़ा। उन्होंने हिंदी नाट्य सृजन को एक नई शैली दी। इसी समय जो है इब्सन के ढर्रे से सामाजिक समस्या नाटक की शैली का अनुकरण करते हुए हिंदी के अनेक नाटककार यथार्थमूलक नाटकों के लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। आगे चलकर हिंदी नाटकों में जो वस्तुगत तथा शैली शिल्पगत प्रयोग किए गए उनकी जानकारी जो है हम आज पाए। तो भारतेंदु युग के नाटक से संबंधित प्रश्न आते हैं, और प्रसाद युगीन नाटक से जो है संबंधित प्रश्न आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी आलोचना कैसी है। हिंदी आलोचना के विकास की ओर अब हम देखते हैं। प्रमुख प्रमुख जो है बता देता हूँ। किसी रचना की सम्यक परीक्षा करते हुए उसके गुण दोष का उद्घाटन करना ही समालोचना या आलोचना कहा जाता है। संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना की विकसित परंपरा काव्य शास्त्र के रूप में विद्यमान थी। कालांतर में वो जो है कालांतर में जो है हम देखते हैं रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों कारों ने उसी पद्धति पर लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो भारतेंदु युग से जिस प्रकार से जो है गद्य की अन्य विधाओं का श्री गणेश हुआ, उसी प्रकार हिंदी समीक्षा का प्रारंभ भी इसी काल से हुआ। हिंदी समीक्षा का प्रारंभ इसी काल में जब हुआ। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने हिंदी समालोचना का द्वार खोल दिया। हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी।
भारतेंदु ने जिस प्रकार अन्य गद्य विधाओं के विकास में योगदान दिया, उसी प्रकार समालोचना के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने नाटक नामक एक ग्रंथ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुकरण पर लिखा। तो हम देखते हैं कि आलोचना या समालोचना के रूप में अगर देखा जाए तो कई आलोचना हो रही थी इस समय। इस काल में आलोचना के 3 रूप देखने को मिलते हैं भारतीय युग में: सैद्धांतिक आलोचना, टीका अथवा भाष्य, इतिहास ग्रंथों में लिखे हुए कवि परिचय। तो सैद्धांतिक आलोचना में भारतेंदु कृत नाटक के अतिरिक्त जगन्नाथ प्रसाद कृत जो है छंद प्रभाकर, मुरारीदान कविराज कृत जसवंत जसोभूषण और प्रताप नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया रस कुसुमाकर आदि ग्रंथ भी जो है सैद्धांतिक आलोचना के ही ग्रंथ है। तो टीका पद्धति के अंतर्गत लिखे गए आलोचना ग्रंथकारों में जैसे बिहारी सतसई पर लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका पर संशोधित रूप से ग्रियर्सन ने 1896 में प्रकाशित करवाया। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में भी मिलती है। पत्रिकाएं प्रकाशित होने वाली पुस्तक समीक्षा में तत्कालीन आलोचना का बीज विद्यमान था। तो द्विवेदी युग में आलोचना का रूप भारतेंदु युग की तुलना में अधिक निखरा है। साथ ही इस काल में आलोचना की विभिन्न पद्धतियां भी विकसित हुई। एक और तो संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ लिखे गए, जैसे लाला भगवान दिनकृत अलंकार मंजूषा, जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत काव्य प्रभाकर आदि। तो दूसरी ओर तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात हुआ। तो परिचयात्मक आलोचना के अंतर्गत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो है पुस्तक समीक्षाओं का प्रकाशन इस काल से अधिक विकसित हुआ। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश परिचयात्मक आलोचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई और ऐसी आलोचनाओं में पुस्तक का संक्षिप्त परिचय, उसकी विषय वस्तु की निंदा या प्रशंसा तथा लेखकीय दृष्टिकोण का उद्घाटन किया जाता है। द्विवेदी जी ने एक और तो भाषा संस्कार के द्वारा लोगों को सिद्ध हिंदी लेखन की ओर अग्रसर किया, तो दूसरी ओर कवियों और लेखकों को उनके कर्तव्य का बोध भी कराया। आलोचना के क्षेत्र में उनका महत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है। उन्होंने नवीन एवं प्राचीन का समन्वय किया तथा आगे के आलोचकों को दिशा निर्देश दिए। उनकी शैली सरल, व्यवहारिक एवं सरस है, जिसमें व्यंग्यात्मक कूट भी देखा जा सकता है। तो हिंदी आलोचना को विकसित करने में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का महत्वपूर्ण योगदान है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस संस्था के माध्यम से हिंदी आलोचना साहित्य की पर्याप्त श्रीवृद्धि की। हिंदी भाषा और साहित्य लोचन, भाषा रहस्य जैसी कृति की रचना करके हिंदी का महान उपकार किया। हिंदी समालोचना को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय आलोचक सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। उनसे पूर्व जिस तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात हुआ था, उसमें न तो कोई आदर्श था न कोई सिद्धांत। आलोचक अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण किसी भी कवि को श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करने का प्रयास करते थे। तो निश्चित रूप से तुलनात्मकता आलोचना के स्वस्थ प्रतिमानों का निर्धारण तब तक नहीं हो सका था। शुक्ल जी ने आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना की और समीक्षा पद्धति का सुनिश्चित पथ निर्मित किया। वे युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही किसी कृति की समीक्षा करने पर बल देते हैं। निश्चित रूप से हिंदी आलोचना में शुक्ल जी का अवदान महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि कुछ मूल्यों पर आधारित थी, तथा लोक मंगल की साधना, रस सिद्धांत, प्रबंधात्मकता और विरोधों का सामंजस्य आदि। तो शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रवली पांडे और रमाशंकर शुक्ल जैसे कतिपय आलोचकों को दिया जा सकता है। तो हिंदी समीक्षकों में शुक्ल जी के बाद जिस आलोचकों का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, वे आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। उन्होंने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा कुछ रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णता तथा राष्ट्रीय साहित्य आदि। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल परंपरा के आलोचक हैं, किंतु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से सहमत नहीं है। वे कबीर को एक उच्च कोटि का कवि और समाज सुधारक मानते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य में कबीर, सूर आदि कृतियां इनके गंभीर चिंतन, मौलिक विवेचन को उजागर करती है।
डॉक्टर नगेंद्र ने व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया। वे रसवादी आलोचक माने जाते हैं। उनका ग्रंथ रस सिद्धांत रस के सांगोपांग विवेचन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। बाबू गुलाब राय ने सैद्धांतिक एवं व्याख्यात्मक आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। सैद्धांतिक आलोचना के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप, समीक्षात्मक निबंधों का संकलन उन्होंने अध्ययन और आस्वाद नामक रचना में किया है। तो मार्क्सवादी आलोचना के क्षेत्र में भी हिंदी के कई आलोचकों का नाम लिया जाता है, जैसे रामविलास शर्मा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में आगे इलाचंद्र जोशी, देवराज उपाध्याय का नाम लिया जाता है। तो हिंदी की आधुनिक समीक्षा जो अगर हम देखते हैं तो विविध आयामों को लेकर विकसित हो रही है। शैली विज्ञान पर भी इधर कई पुस्तकें प्रकाशित हो रही है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की रीति विज्ञान, भोलानाथ तिवारी की शैली विज्ञान, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव कृत शैली विज्ञान, आलोचना की नई भूमिका इस विषय की उत्कृष्ट रचना है। विभिन्न विषयों पर होने वाले शोध कार्यों ने भी हिंदी समीक्षा की श्रीवृद्धि की है। आजकल अनेक पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं जो आलोचना को समृद्ध कर रही हैं, जैसे आलोचना, समीक्षा, प्रतीक, वार्षिकी, माध्यम आदि। तो हिंदी की नवीन आलोचना तभी अधिक सुसंगत होगी जब हम प्राचीन एवं नवीन ज्ञान का समन्वय कर सकें। तो हिंदी आलोचना की वर्तमान स्थिति अगर हम देखें, पिछले 25-30 वर्षों के दौरान लिखी गई आलोचना को समकालीन हिंदी आलोचना की संज्ञा दी गई है। इसी आधार पर जो वर्तमान स्थिति का जो है पता लगाया जा सकता है। तो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना की रचना के अधिक निकट आ गई है। कहना चाहिए कि रचना और आलोचना के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ है। कुल मिलाकर हिंदी आलोचना की विकास यात्रा संतुलित, अनेकयामी और उत्कृष्टपूर्ण रही है। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अगली इकाई में हम देखते हैं कि इस तरह से हिंदी की और अन्य कौन-कौन सी विधाएँ हैं, उनकी विकास यात्रा का थोड़ा जो है संक्षिप्त रूप में हम परिचय पा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी की अद्य अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत जो है रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा और रिपोर्टाज, साक्षात्कार, डायरी और हिंदी निबंध का विकास। हिंदी निबंध के विकास में अगर हम देखते हैं तो भारतेंदु युग से ही इसका भी प्रारंभ माना जाता है। तो इसको हम जो है 4 भाग में विभक्त कर सकते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग की समय सीमा 1873 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी और शुक्ल युग जो है 1920 से 1940 ईस्वी और शुक्लोत्तर युग जो है 1940 के उपरांत के समय को हम देख सकते हैं। तो भारतेंदु युग में हिंदी निबंध की विकास का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है, क्योंकि इससे पूर्व गद्य लेखकों में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं थे। सही अर्थों में भारतेंदु जी के निबंध ही हिंदी के प्राथमिक निबंध हैं, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। भारतेंदु जी के निबंध जो है विषय एवं शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण है। तो हम देख सकते हैं कि भारतेंदु जी के कुछ निबंध हैं, जैसे अंग्रेज स्त्रोत, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी आदि। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि उल्लेखनीय हैं। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के माध्यम से निबंध लिखते थे। बालमुकुंद गुप्त जी ने तो शिव शंभू का चिट्ठा नाम से जो है लॉर्ड कर्जन तक को भी संबोधित करते हुए निबंध लिख दिया। तो भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार भारतेंदु ही माने जा सकते हैं। इसके अलावा जो है भारतेंदु मंडल के जो निबंधकार हैं वह श्रेष्ठ थे। इसके बाद का जो निबंध की विकास यात्रा में देखते हैं वो द्विवेदी युग आते हैं। हिंदी निबंध के विकास का द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया।
द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व सन 1903 ईस्वी में संभाला था और सरस्वती के माध्यम से भाषा के संस्कार और व्याकरण शुद्धि का जो प्रयास किया, आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंध का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। भारतेंदु युग की निबंध परंपरा में एक स्पष्ट अलगाव द्विवेदी युगीन निबंधों में परिलक्षित होती है, क्योंकि भारतेंदु युग के निबंध में जहां व्यक्तिकता की प्रधानता थी, वहीं द्विवेदी युग के निबंध में व्यक्ति व्यंजक परंपरा का ह्रास दिखाई पड़ता है। तो इन निबंधकारों ने द्विवेदी जी की परंपरा का अनुसरण करते हुए विचार प्रधान निबंध लिखे। माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह माधव मिश्र निबंधमाला नाम से प्रकाशित हुआ है। इन्होंने घृति सत्य जैसे निबंधों की रचना विचार प्रधान गंभीर शैली में की। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। वे एक उच्च कोटि के आलोचक थे, अतः उनके निबंधों का विषय प्राय आलोचना से संबंधित रहा है। तो तुलनात्मक समालोचना के लिए प्रख्यात जो है पंडित पद्म सिंह शर्मा के दो निबंध संग्रह पद्म पराग एवं प्रबंध मंजरी नाम से जो है प्रकाशित हुए। इनके निबंधों में व्यक्तिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। इनकी शैली प्रशंसात्मकता और प्रभावपूर्ण है तथा उसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो वाक्य रचना से उन्होंने कथ्य को विशेष प्रभावशाली बना दिया। तो प्रसिद्ध पुरातत्वविद चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध में प्रखर पांडित्य की झलक दिखाई पड़ी। उनमें गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग का कूट है। तो गुलेरी जी की भाषा प्रौढ़ एवं विषयानुकूल है। इनके निबंध संग्रह के नाम है गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म और मौरीसी मोही कठाऊ आदि। तो द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, जो हिंदी के भावनात्मक निबंध की रचना के लिए शैली विशिष्टता एवं भाषा की लाक्षणिकता के दिखाई देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई है। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग के निबंधकार की भाषा शैली में प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है और इन निबंधकारों ने युगीन समस्याओं की अपेक्षा साहित्यिक एवं वैचारिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निबंधों के विषय की खोज की है। हास्य व्यंग्य के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक है। अध्यापक पूर्ण सिंह एवं गुलेरी जी के निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों में व्यक्तिकता का प्रस्फुटन नहीं हुआ है और इस युग के निबंधकारों ने जो है भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक सभी शैलियों का प्रयोग किया है। तो शुक्ल युग हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से इस नए आयाम एवं नई दिशाएं प्राप्त हुई। उन्होंने चिंतामणि में जो निबंध संकलित किए हैं उसमें हिंदी निबंध अपने चरम उत्कर्ष पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि चिंतामणि में जो निबंध संग्रह है उसमें जो है शुक्ल जी के निबंध में भाव एवं विचार का आधार हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने भी जो है निबंधकार शुक्ल जी के विषय में अपना मत कहते हैं कि शुक्ल जी के निबंधों में वे सभी गुण मिलते हैं जो गंभीर विषयों के निबंधों के लिए अपेक्षित है। तो गुलाब राय जी एक उच्च कोटि के आलोचक भी थे, अतः उनके कुछ निबंधों में साहित्यिक समस्याओं पर विचार किया गया है और कुछ निबंध नित्यांत व्यक्तिक है जिन्हें रोचक ढंग से लिखा गया है। बख्शी जी के निबंध कुछ और पंचपात्र में संकलित है जिनमें मौलिक विचार एवं नूतन शैली के दर्शन होते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने एक और आलोचनात्मक निबंध लिखे तो दूसरी ओर व्यक्तिक निबंधों की रचना की। कवि और काव्य तथा साहित्यिक में संबंधित निबंधों में जो है भावुकता एवं आत्मीयता की प्रधानता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग की महानतम उपलब्धि है और वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जा सकते हैं। तो शुक्लोत्तर युग में अगर हम देखते हैं तो शुक्लोत्तर जो है युग में निबंध को अगर हम देखें तो हिंदी निबंध में जो नए आयाम आए उसमें हिंदी निबंध का परवर्ती काल विविध मुखी विकास हुआ, चाहे वो विषय के क्षेत्र में हो, विचार के क्षेत्र में हो, भाषा शैली की दृष्टि, सभी दृष्टि से जो है नई नई दिशाएं खोजी गई। तो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले निबंधकार थे। इनमें इनके निबंध आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न में संकलित है। शांतिप्रिय द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षात्मक निबंध लेखक है। डॉक्टर नगेंद्र भी एक प्रमुख निबंधकार है शुक्लोत्तर युग के। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध पुरातत्व एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित है।
तो इसके अतिरिक्त इस काल में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, दिनेश नंदिनी डालमिया, विनय मोहन शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि। तो हिंदी निबंध साहित्य ने बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। तो भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान युग तक हिंदी में जो है निबंध में क्रमशः प्रौढ़ता प्राप्त की है। तो हिंदी निबंध जो है कई प्रकार के हो चुके हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी निबंध के 5 प्रकार बताए, जैसे विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध। तो हिंदी निबंध के साथ-साथ गद्य की और विधाओं पर हम विचार करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। हिंदी रेखाचित्र और संस्मरण। हिंदी रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। इस प्रकार चित्रकला बिना रंगों के प्रयोग के किए हुए रेखाओं में रेखाचित्र निर्मित किए जाते हैं। उसी प्रकार जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, तो उसे रेखाचित्र कहा जाता है। तो रेखा चित्र से मिलती-जुलती विधा संस्मरण भी है, जिसके लिए अंग्रेजी मेमोयर्स। तो महादेव वर्मा के अनुसार संस्मरण लेखक की स्मृति में संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव का बोध की कमी गहराई से उद्वेलित किया हो। संस्मरण और रेखा चित्र में भेदक रेखा खींच पाना बड़ा कठिन है। तो हिंदी में संस्करण और रेखा चित्र प्रायः घुल मिल गए। हिंदी में रेखाचित्र साहित्य का उद्भव इस शताब्दी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुआ और स्वतंत्र रूप से जो है रेखाचित्र संग्रह प्रकाशित कराने वाले श्रेय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को है। इस विधा से संबंधित कुछ अन्य कृतियां हैं: संस्मरण, हमारे आराध्य, रेखाचित्र, सेतुबंध आदि। हिंदी रेखाचित्रों में पंडित श्री राम शर्मा का नाम जो है आदर से लिया जाता है। इनके रेखाचित्रों का प्रथम संकलन जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, बोलती प्रतिमा, महादेव वर्मा हिंदी रेखा चित्रकारों में निसंदेह सर्वोच्च स्थान की अधिकारी थे। इनके रेखा चित्र जो है संस्मरण साहित्य में हिंदी में बेजोड़ है, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। इनके ऐसे संकलन है, रेखा चित्र विषय वस्तु जो बनाया है उसके भीतर मानवता का कंचन देखा जा सकता है। तो हिंदी रेखा चित्र के विकास में रामवृक्ष बेनीपुरी का भी अग्रगण्य है। माटी की मूर्ति जो है इनका जो है संकलन है, जिसमें 12 रेखा चित्र उन्होंने संकलित किए हैं। रेखा चित्र विधा को पल्लवित करने का श्रेय कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यवती मल्लिक, आचार्य विनय मोहन शर्मा इत्यादि रहे। तो हिंदी रेखा चित्र एवं संस्मरण विधा के अंतर्गत पर्याप्त जो है कार्य हुआ है। पत्र पत्रिकाओं में इस विधा के संबंधित लेख प्राय निकलते रहते हैं। तो आत्मकथा को भी हम देखते हैं। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध विवरण एवं खुद स्वयं लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। तो आत्मकथा में लेखक के जो है निरपेक्ष और तटस्थता बनी रहनी चाहिए। तो हिंदी में लिखित कुछ आत्मकथाएं इस प्रकार है। बनारसी दास द्वारा लिखी गई जो है अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा जो है, और भारतेंदु बाबी की आप बीती कुछ जग बीती, अंबिका दत्त व्यास की निज वृत्तांत, पांडे बेचन शर्मा की उग्र की अपनी खबर, जीवनी देखते हैं। जीवनी भी आधुनिक गद्य की विधा है। किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है, तो उस साहित्यिक रचना को जीवनी कहा जाता है। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। तो हिंदी में लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण जीवनियां इस प्रकार है। भारतेंदु बाबू की बादशाह दरबार, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, निराला की जीवनी, शांति जोशी की पंत की जीवनी। इस तरह से स्वातंत्रोत्तर युग का जीवनी साहित्यकार जो है राजनीतिक व्यक्तियों से ही संबंधित है। लगभग सभी नेताओं पर जीवनी लिखी जा रही है। और जीवनी के अलावा आप जो है हम देखते हैं कि रिपोर्टाज जो है हिंदी साहित्य की एक विधा, और यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वर्णन साहित्य के एक मान्य विधा है। यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एक साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है, तो उस रचना को यात्रा वृत्त कहा जाता है। कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। सरयू पार की यात्रा जो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, या फिर कन्हैयालाल मिश्र की हमारी जापान यात्रा, हाँ, राहुल शंकरतयान की मेरी लद्दाख यात्रा, निर्मल वर्मा की चिड़ों पर चांदनी आदि। और रिपोर्टाज जो है
ये अगर हम देखते हैं, ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज विधा पत्रकारिता क्षेत्र की विधा है और ये उस गद्य रचना जो है रिपोर्टाज कहते हैं, जिसमें किसी आँखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में कलात्मक के साथ प्रभावशाली जो है विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि घटना अपनी पूरी जीवंतता के साथ पाठक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। हिंदी में लिखे कुछ प्रसिद्ध रिपोर्टाज एवं उनके लेखकों का विवरण इस प्रकार है। शिवदान सिंह चौहान की जो है लक्ष्मीपुरा, रांगे राघव का तूफानों के बीच, और जो है धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा, शमशेर बहादुर सिंह की जो है प्लाट का मोर्चा आदि। डायरी जो है अभिनंदन ग्रंथ, डायरी, ये सब जो है, डायरी वस्तुतः व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति है, किंतु डायरी हस्तलिखित रूप में प्रकाशन के उपरांत सामान्य पाठक के लिए सुलभ हो जाती है और इस प्रकार उसकी व्यक्तित्व समाप्त हो जाती है। वो साहित्य संसार की संपत्ति हो जाती है। स्वतंत्र रूप से डायरी साहित्य की रचना हिंदी में बहुत अधिक नहीं हुई है, फिर भी कई कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। तो निबंध तथा अन्य गद्य विधाओं में अगर हम देखते हैं, तो साहित्यिक कालखंड में विधाओं के अंतर्गत जो परिवर्तन हुए हैं, उससे भी आप परिचित हो जाएँगे, क्योंकि इस इकाई में हमने निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, साहित्यकार और डायरी जैसी विधा का महत्वपूर्ण रचनाओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की और इन विधाओं की विकास यात्रा को समझने के साथ-साथ हम जो है इन विधाओं को भी पूरी तरह से समझ गए हैं। तो इस तरह से अब हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। उर्दू साहित्य का परिचय, क्योंकि उर्दू साहित्य के बारे में, उर्दू भाषा भारतीय भाषाओं की बोली तथा अरबी, तुर्की एवं अन्य उपभाषाओं से बनी एक मिश्रित भाषा थी। तो किसी भी भाषा की उत्पत्ति की निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती। भाषा एक क्रिया रूपी चक्की है, जो सदैव गतिमान होती है। तो भारत में विभिन्न वर्गों में स्थानीय भाषा के आगमनकारी कौम की भाषा के मिश्रित होना प्राकृत था। तो उर्दू साहित्य लेखन पद्य में अगर देखते हैं, तो साहित्य लेखन की मुख्य धाराएँ गद्य और पद्य की होती थी। देखते हैं उर्दू साहित्य से संबंधित पिछले वर्ष प्रश्न आया था या नहीं आया था, देखते हैं। अगर आता है तो इसको डिटेल्स पढ़ेंगे, नहीं तो विशेष कुछ इसमें नहीं है। समय की कमी के कारण हम उर्दू साहित्य पे चर्चा रोक सकते हैं। उर्दू साहित्य टिप्पणी आता है। हाँ, टिप्पणी आया हुआ है। उर्दू साहित्य पर आप थोड़ा लिख देना, हाँ? तो चर्चा कर लेते हैं थोड़ा ही उर्दू साहित्य में, क्योंकि उर्दू काव्य लेखन का प्रारंभिक चरण अगर हम देखते हैं, तो जो साहित्य फारसी भाषा में लिखा गया था, उसका अधिकांश जो है दरबारी काव्यों द्वारा हुई थी। तो उर्दू हिंदवी काव्य की प्रथम आधारशिला का श्रेय लाहौरवासी मसऊद साद सुलेमान को दिया जाता है। मसऊद साद सुलेमान, जिस पर गजनवी दरबार की गाज पड़ी थी, उसने फारसी भाषा में जेल काव्य यानी हफ्सिया शायरी की नींव डाली थी। तो उर्दू साहित्य का दक्षिणी भारत में उद्घाटन खिलजी के उपरांत तुगलक शासनकाल में स्थानीय सैन्य संबंध से जो उत्तर भारत में पनपती उर्दू भाषा को माध्यम के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया गया। बहमनी राज्य के बिखरने के उपरांत आदिल शाही कुल के अधिकांश बादशाही योग्य एवं सदाचारी थी। तो दक्षिण के शासकीय वर्ग की का जो है उर्दू साहित्य के विकास में योगदान देखते हैं। क्योंकि 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर लिया और दक्षिण के प्रमुख राज्यों का मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसका सीधा प्रभाव साहित्यिक गतिविधियों पर पड़ा। औरंगजेब ने अपना पड़ाव औरंगाबाद में डाला, जिसके कारण गोलकुंडा, विजय बीजापुर और साहित्यिक गुणी तथा विद्वान प्रस्थान कर औरंगाबाद में आ गए। बताया बोले, नहीं तो फोन कर कभी ना पूछो।
एमा फोन उड़ी छोड़ गया के पापा। तो 1687 में औरंगजेब की गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद जो है हम उर्दू साहित्य में विशेष चर्चा अगर करते हैं, तो उर्दू साहित्य के बारे में कुछ ज़्यादा तो प्रश्न नहीं आएँगे, उर्दू साहित्य पर टिप्पणी आएँगी। तो हम देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म के भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन के बाद जो नई संस्कृति परिस्थितियाँ पैदा हुई, तो उर्दू भाषा का साहित्य बहुत धनी है। सूफी संतों के द्वारा आध्यात्मिक विषयों पर जो है लिखित रचनाओं से इस साहित्य का प्रारंभ हुआ। उर्दू साहित्य वर्तमान काल में जो है अपनी भाषाई प्रवृत्ति विशेष के कारण सभी को प्रिय है। तो काव्य की विभिन्न विधाओं में गजल, मर्सिया, मसनवी, रुबाई, नज्म आदि की प्रमुखता प्राप्त होती है। तो गजल अपनी भाव अभिव्यक्ति के माध्यम के कारण सदैव सबसे प्रिय विधा रही है। उर्दू अफसाना, उपन्यास तथा नाटक समाज के विभिन्न वर्गों को विषम समस्याओं का चित्रण करते रहे। तो आधुनिक काल में उर्दू साहित्य की रचना विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित होती गई। इनमें प्रगतिवाद को प्राथमिकता प्राप्त हुई और इस संघ के लेखक भी जो है 1960 के बाद विभिन्न वर्गों में विभक्त हुए, जिनमें से कुछ जो है पुरानी विचारधारा के समर्थक थे, तो कुछ स्वच्छंद प्रकृति के। मुक्त कविता का विकास भी स्वच्छंद प्रकृति के कविगणों के माध्यम से हुआ। लेकिन भारतीय समाज में उर्दू कविता की एक विशेष छवि है, बल्कि गैर उर्दू भाषी भारतीयों में उर्दू का दूसरा नाम ही गजल है। मुक्त कविता का प्रभाव पुराने प्रतिबिंबों को हटाने में असफल रहा है, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों में उर्दू भाषी पाठकों की संख्या भी उर्दू लेखकों के लिए एक चिंताजनक विषय है। नए विचार पर आधारित लिखे जा रहे जो है उर्दू साहित्य वर्तमान जो है परिस्थितियों में क्या भविष्य होगा, ये कहना मुश्किल है। तो इस तरह से जो है उर्दू भाषा के बारे में अगर आधुनिकता के दौर में उर्दू काव्य कैसा है, इस तरह से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। उर्दू साहित्य पर ही आएँगे। उर्दू साहित्य की जो विचारधारा है, उर्दू साहित्य में उपन्यास लेखन जो प्रेमचंद ने लिखा उपन्यास उर्दू में, क्योंकि पहले लिखे समाज में फैली कुरीतियाँ, अंधविश्वास, सामंती प्रवृत्ति, तो वही जो है हिंदी में जो विषय वस्तु थी, उर्दू में भी वही विषय वस्तु थी। फिर एक जो गज़ल जैसी विधा थी, जो काव्य में झलकता है, सूफियाना कवि थे, इसलिए सूफीवाद का परिष्कृत रूप ही उनके काव्य में झलकता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, तो सूफी काव्य, क्योंकि आज का ये जो था 5 यूनिट थी आज की कक्षा में, आज मैंने ये समाप्त कर दिया, हो चुका है अपना ये कोर्स। आगे की और 2 कक्षा जो है थोड़ा अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज थोड़ा एक फ़ोन आ गया, थोड़ा काम है और आज का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, हालाँकि मैंने कर दिया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इस जो आज हमने चर्चा की, इसके बारे में हम किस तरह से जो है आगे फिर पढ़ेंगे। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर किस तरह से आते हैं। अगर हम देखते हैं आज से संबंधित प्रश्न, तो उप संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, निबंध, आलोचना, इन सब से नोट आ सकता है। ये और जो है एक प्रश्न ज़रूर आएगा, हिंदी कहानी की विकास यात्रा या हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा या निबंध। साहित्य की जितनी विधाएँ बताया मैंने आज, उनकी कोई भी एक विकास यात्रा से प्रश्न आएँगे, आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। उसकी जो है विकास यात्रा का जो है आप एक चार्ट बनाना अपने कॉपी में कि किस विधा साहित्य की जो है गद्य विधाएँ कौन-कौन सी है, उनकी प्रथम रचना कौन-कौन सी है और उनके कालखंड को किस तरह से विभक्त किया गया है। इस तरह से अगर आप चर्चा करेंगे तो हो सकता है। तो आज की कक्षा को मैं आज यहीं पर जो है विराम देता हूँ। कुछ समय के कुछ काम आ गया है, इसीलिए जो है आज की कक्षा तो वैसे मैंने पाँचों यूनिट कंप्लीट कर दिया है और शीघ्र ही आज जो है स्टूडेंट उपस्थित हो गए थे। तो कक्षा में इसी तरह से बिना विलंब के आप जो है कल भी पधारें, कल भी जॉइन हों, अपने मित्रों से, सहपाठियों से जो है कहें कि कक्षाएँ जो है शुरू हैं और के समय अनुसार कक्षा का लाभ उठाएँ। जो भी संबंधित विषय से जो है प्रश्नोत्तर संबंधी कुछ भी समस्या हो, तो आप अपनी क्लास में
पूछ सकते हो निसंकोच रूप से। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। ठीक है अंकिता जी, जी ममता सर। बस। ठीक। रूपाली जी, आपने असाइनमेंट जमा कर लिया?